मैं हरिओम सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज जट्टा अलीगढ़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आप उनसे अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन पूरा कहीं भी अगर आप यूट्यूब पे जाएं, कहीं भी जाएं, आपको थ्योरेटिकल क्लासेस तो मिल जाएंगी, मगर प्रैक्टिकल के बारे में आपको समझने को कहीं कोई वीडियो नहीं मिलता है। इसी को देखते हुए मैंने ये प्रयास किया है कि आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा बेसिक प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में ये समझ सकें कि किस तरह से हमें प्रैक्टिकल करने चाहिए और किस तरह से हमें उसमें नंबर अच्छे लाने चाहिए। तो प्रैक्टिकल आपका जो होता है वो 30 नंबर का टोटल होता है। अब पहले 2 पेपर हुआ करते थे 35-35 नंबर के, तो 70 नंबर वो होते थे, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता था। तो इस तरह से ये हम कहें कि ये तीसरा केमिस्ट्री का पूरा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। लेकिन आज थ्योरी 70 नंबर की हो गई है, प्रैक्टिकल 30 नंबर का हो गया, लेकिन फिर भी आपकी डिवीज़न बनाने में बहुत सहायक होता है कि आप कितनी परसेंटेज इसमें बना सकते हैं। और इस साल अगर हम देखें, वैसे तो बहुत बुराई है, ये कोरोना की जो बीमारी चल रही है कोई अच्छी बात नहीं है किसी के लिए, लेकिन इसमें अगर हमें देखें अपने लिए पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव भी है, ये हमारे लिए अच्छा भी है। अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि आपका 30% जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो शॉर्ट कर दिया गया है और आपको पढ़ने का इतना टाइम मिल रहा है, भरपूर टाइम मिल रहा है। घर पे रह के आप सेल्फ स्टडी कीजिए, टीवी के माध्यम से कीजिए, वर्चुअल क्लासेस आपकी चल रही हैं उनके माध्यम से कीजिए, लेकिन अपने आप को सेफ रखिए। व्यक्तिगत ट्यूशन जाइए, ज़रूर पढ़िए, लेकिन इतना ध्यान रखिए वहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर हो रही हो, अन्यथा वो बहुत भारी पड़ सकता है आपको कभी भी किसी भी तरह से। तो ये एक अच्छा मौका है कि आप घर पे रह के एक अच्छी डिवीज़न और ऐसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बाकी आपके टीचर आपके साथ सब काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप कुछ अच्छा इसमें सीख सकें, अच्छा कर सकें, अच्छे नंबर ला सकें। तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है, क्योंकि आपका 30% सिलेबस शॉर्ट हो चुका है, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसी को देखते हुए मैंने आपके लिए कोशिश की है कि आप थोड़ा सा प्रयोगात्मक परीक्षा या प्रैक्टिकल के बारे में भी जान सकें। प्रैक्टिकल में कौन कौन सा पार्ट किस किस नंबर का होता है उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल ये कर रहे हैं कि अकादमिक गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है, लवण क्या होता है और मूलक क्या होते हैं, इनके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे कहा है कि हम जो ये साल्ट एनालिसिस करते हैं या लवण विश्लेषण करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है गुणात्मक विश्लेषण। अब गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है, या हम ये कह सकते हैं अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण। तो अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण होता है कि किसी लवण या मिश्रण में एसिडिक यानी कि अम्लीय या बेसिक यानी कि क्षारीय मूलकों की पहचान करना गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है। अब एक गुणात्मक विश्लेषण का आधार क्या है? तो हमें जानते हैं जितने लवण होते हैं वो सब आयनिक लवण होते हैं, यानी कि इनको जब हम जल में घोलते हैं तभी अपने आयनों में आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कि आयनीकृत हो जाते हैं, यानी धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं। तो ये जो इनका आधार है, जो गुणात्मक विश्लेषण का आधार है, वो आधार है आयनन सिद्धांत। अब इसके बाद हम कहते हैं लवण, कि लवण क्या है। तो लवण एक तो हमें इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी अम्ल या क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो जो हमें उत्पाद मिलता है वो लवण कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें धनायन तथा ऋणायन दोनों प्रकार के मूलक उपस्थित होते हैं उसे हम लवण कहते हैं। बात करेंगे ये मूलक क्या होते हैं या हम मूलक किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं का वह समूह जिसकी कम से कम एक स्वतंत्र संयोजकता होती है उसे मूलक कहा जाता है।
और ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बोनेट, अमोनियम, बेरियम, क्लोराइड, ये सभी मूलक हैं जिनके ऊपर धनायन या ऋणायन आवेश होता है और उनकी एक स्वतंत्र संयोजकता भी होती है। इन्हें मूलक कहा। इसके बाद हम बात करें इन मूलकों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये मूलक जो हैं यहाँ पर दो प्रकार के हैं। एक तो उन्हें कहा जाता है धनायन तथा ऋणायन। तो धनायन या ऋणायन कह लें या फिर हम इनको अम्लीय या क्षारीय कह देते हैं। तो अम्लीय मूलक कौन से होते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात कर लें। अम्लीय मूलक वो मूलक होते हैं जिनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है, उन्हें अम्लीय मूलक कहा जाता है। अब अम्लीय मूलकों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से वर्ग हैं? सबसे पहला वर्ग है तनु H2SO4 से अपघटित होने वाले मूलक। तो तनु H2SO4 से कौन कौन से मूलक अपघटित होते हैं? उसमें जो तनु H2SO4 से मूलक अपघटित होंगे उनके नाम हैं कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइट। तो ये मुख्य रूप से हैं जो तनु H2SO4 से अपघटित मूलक होते हैं। दूसरा वर्ग भी हम उसको कहेंगे, वो हैगा सांद्र H2SO4 से अपघटित होने वाले मूलक। तो सांद्र H2SO4 से कौन कौन से मूलक अपघटित होते हैं? सांद्र H2SO4 से जो मूलक अपघटित होते हैं वो हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट CTO4 डबल माइनस। तो ये इसका जो वर्ग है वो बी वर्ग है अम्लीय मूलकों का, जिनको में इस पर डिवाइड किया गया है। आता है विशिष्ट वर्ग। उस वर्ग में केवल 2 मूलक यहाँ पर रखे गए हैं, वो हैं सल्फेट और फास्फेट। इनका जो परीक्षण है तनु H2SO4 या सांद्र H2SO4 से नहीं किया जाता है और इनके लिए विशिष्ट ग्रुप में स्थान दिया गया है कि क्षारीय मूलक, या हम कह सकते हैं धनायन। के धनायनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो धनायन सबसे हम पहले बात कर लें क्षारीय मूलक होते क्या हैं। कह सकते हैं कि लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है वो अम्लीय मूलक कहलाता है और जो क्षार से प्राप्त होता है वो क्षारीय मूलक कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मूलक जिन पर धनावेश उपस्थित होता है या जिनकी संयोजकता धनावेशित होती है उन्हें हम कहते हैं क्षारीय मूलक। अब इन क्षारीय मूलकों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था या किया गया है? तो जिस प्रकार से अम्लीय मूलकों को 3 वर्गों में A, B, C और विशिष्ट वर्ग में वर्गीकृत किया गया था, उसी तरह से क्षारीय मूलकों को टोटल 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला वर्ग है शून्य वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम एंड 6 यानी षष्टम नहीं है, 0 से लेके 6 तक वर्गों में इनको वर्गीकृत किया गया है। अब इनका किस तरह से हम वर्गीकरण किया गया है और वर्गीकरण इनको ग्रुप में किया गया है, तो इनका जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं इनका प्रैक्टिकल करना अम्लीय मूलकों की तुलना में थोड़ा टिपिकल होता है। इनकी शुरुआत हमें करनी पड़ती है 0 से, यानी शून्य समूह से हमें स्टार्टिंग करनी है। और शून्य समूह का किस तरह से हम टेस्ट करते हैं ये आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। शून्य समूह का टेस्ट करने के लिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक जो वर्ग है उस वर्ग का ग्रुप रीजेंट होता है, यानी कि समूह अभिकर्मक होता है। और समूह अभिकर्मक का मतलब क्या होता है? जिस तरह से हमारे किसी घर का एक मेन मेंबर होता है, इसे हम कहते हैं मुखिया, वो कहलाता है ग्रुप रीजेंट। यानी कि बिना उसके उस समूह में या उस घर में हम एंट्री नहीं कर सकते। उसी तरह से जो इसका ग्रुप रीजेंट है यानी कि समूह अभिकर्मक है, बिना उसके उस समूह में जो मूलक उपस्थित हैं उनका परीक्षण करना संभव नहीं है। तो शून्य समूह में
हमें ये याद रखना है कि कौन से मूलक किस वर्ग में रखे गए हैं और उस वर्ग में उनके ग्रुप रीजेंट क्या क्या है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए और याद होना चाहिए। प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षा ये जब भी होती है तो आपके लिए एक मौका भी मिलता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं और मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं जो आपके डिवीज़न में बहुत कुछ हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको जितने भी समूह हैं यानी 0 से लेकर 6 तक यानी कि 7th समूह है और 7th समूह में किन किन मूलकों को रखा गया है ये आपको पता होना चाहिए और प्रत्येक ग्रुप का ग्रुप रीजेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये पूरी टेबल आपके सामने है, इसमें दिखाया गया है कि ग्रुप रीजेंट क्या है कि वर्गों को के सभी मूलकों को किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। और इसमें जो सबसे पहले दिया है वो दिया हुआ है शून्य समूह। शून्य समूह के बाद दिया है कि इसमें कौन सा मूलक दिया हुआ है, तो मूलक इसमें है NH4+ यानी कि अमोनियम। उसके अगले दिया हुआ है कि इसका समूह अभिकर्मक क्या होता है, वो दिया है तनु NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कॉलम है अवक्षेपित लवण। तो इसमें जब हम इसका जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इसमें अमोनिया की गंध आती है, जो इसकी पहचान है। दूसरा है प्रथम समूह। तो प्रथम समूह में क्या, प्रथम समूह में जो मूलक है वो है लेड यानी कि Pb+2। इसका ग्रुप रीजेंट दिया हुआ है तनु HCl। और फिर है अवक्षेपित लवण क्या होता है PbCl2 यानी कि क्लोराइड के रूप में हमें इसका अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी तरह से फिर दिया है सेकेंड समूह। अब सेकेंड समूह में कौन कौन से मूलक दिए हुए हैं, लेड भी दिया है, आर्सेनिक दिया है और Cu दिया हुआ है। तो इतने दिए हैं मूलक इसमें। और इसका ग्रुप रीजेंट है तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस। तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस। अब H2S गैस है तो इसका जो अवक्षेपित लवण होगा वो हमेशा सल्फाइड के रूप में प्राप्त होगा, यानी कि लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, इस रूप में इसके प्राप्त होंगे हमें लवण। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो हैगा तृतीय समूह। अब तृतीय समूह में केवल इसमें एक मूलक दिया गया है, वो हैगा आयरन। और ग्रुप रीजेंट इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं कि NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH, यानी कि जो हम मूल विलयन बनाएंगे, या बता चुका हूँ पहले कि जब भी हम शून्य समूह से अगले के मूलकों का परीक्षण करेंगे तो हमेशा हमें मूल विलयन बनाना पड़ेगा। और मूल विलयन में जिस तरह से जो पहले दिया है उसको हम पहले ऐड करेंगे, उसके बाद में दूसरा ऐड करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा। तो यानी जो तृतीय समूह है वो हैगा उसका समूह क्रमक NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH, इसको डालेंगे और हमें जो अवक्षेपित लवण प्राप्त होगा वो हाइड्रो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा, यानी FeOH का होल थ्राइज, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसका जो रंग आता है वो लाल भूरा, वो पूरी इस टेबल में आपको मिल जाएगा देखने को। तो इसी तरह से हम देखेंगे। उसके बाद में चतुर्थ समूह। चतुर्थ समूह का में जो मूलक दिए हैं वो दिए हैं 4 मूलक, जिंक है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है और निकेल है। ये है चतुर्थ समूह के। अब चतुर्थ समूह में एक जो चीज़ बढ़ेगी वो आगे बढ़ जाएगी H2S गैस। तो H2S गैस का जो हम उपयोग करते हैं वो हमेशा लवण विश्लेषण में क्षारीय मूलकों में द्वितीय और चतुर्थ समूह के लिए किया जाता है। और इसके क्या है NH4Cl, यानी इसके जो ग्रुप रीजेंट हैं NH4Cl प्लस NH4OH की उपस्थिति में H2S गैस। तो इसमें भी जो अवक्षेपित लवण हैं वो प्राप्त होंगे आपको सल्फाइड के रूप में, क्योंकि H2S गैस हमने इसमें ले ली है। अब सबके कलर अलग अलग प्राप्त होते हैं। उस कलर के आधार पर जब आप इतनी चीज़ ऐड करेंगे तो कलर देखेंगे किस रंग का अवक्षेप आपको प्राप्त होता है, उस अवक्षेप के आधार पर ही आप ये डिसाइड करेंगे कि अब हमें कौन से मूलक का कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है, यानी कि परीक्षण
करना है। इसके बाद में आता है पंचम समूह। अब पंचम समूह में जो रखे गए हैं वो हैं आपके तीन मूलक रखे गए हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, ये रखे गए हैं। इनके ग्रुप रिएजेंट हैं NH4Cl प्लस NH4OH, NH4 का CO3, NH4 CO3 यानी कि अमोनियम कार्बोनेट। ये पंचम समूह के समूह अपक्रमक हैं। इसमें जो आपको अपक्षेप प्राप्त होगा, या हम कहेंगे अपक्षेपित लवण जो प्राप्त होगा, वो कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होता है। अब आता है 6 ग्रुप मैग्नीशियम का ग्रुप कहलाता है। इसमें Mg+2 को रखा गया है, तो उसे हम कहेंगे मैग्नीशियम काला ग्रुप। तो 6 ग्रुप में रखा गया है मैग्नीशियम। इसके ग्रुप रिएजेंट होते हैं NH4OH की उपस्थिति में Na2HPO4, और अपक्षेपित लवण जो आपको प्राप्त होगा MgNH4PO4। इस तरह का अपक्षेप आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मूलक हैं या जिनके हम लवण विश्लेषण कहते हैं, उसमें धनायन और ऋणायन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसी के आधार पे हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल। तो इससे पहले आपने जो प्रैक्टिकल किए थे या आपने जो परीक्षण किया था, जो साल्ट एनालिसिस की थी, उसमें आपने किया था कार्बोनेट और अमोनियम का। तो एक चीज़ यहाँ पे और भी जो याद रखने वाली आपके लिए कुछ चीज़ें हैं कि लैब में सावधानी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको मौका मिले लैब में आइए और प्रैक्टिकल कीजिए, और लेकिन बहुत सावधानी के साथ कीजिए। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए अब ये समझ में आ गया होगा कि लवण विश्लेषण होता क्या है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप सबसे पहले जब भी कोई आपको लवण मिलता है तो आप कुछ मत कीजिए, किसी से मत पूछिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं एक लवण विश्लेषण करने में। सबसे पहले आप एक क्रमबद्ध प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आप स्टेप वाइज करते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सबसे पहले आप लवण लीजिए और अम्लीय यानी कि ऋणायन की आप पहचान कीजिए। तो सबसे पहले एक परखनली लेंगे और उसमें क्या करेंगे, तनु H2SO4 डालकर देखेंगे। अगर तनु H2SO4 डालने पर कोई रिएक्शन होती है, किसी तरह की गंध आती है, कोई गैस निकलती है, इसका मतलब है कि ग्रुप ए से अम्लीय में जो बताए थे मैंने कौन कौन से रेडिकल होते हैं, यानी कार्बोनेट, एसीटेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, ये अगर हैं, अगर कोई गंध आ रही तो इनमें से कोई एक प्रेजेंट होगा, हैं तो फिर आप उनका विशिष्ट परीक्षण कर लीजिए या संपुष्टि परीक्षण जिसे कहते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका है। अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला और उसमें अगर कुछ नहीं होता है, इसका मतलब हुआ कि जो अम्लीय मूल का ग्रुप ए है उसका कोई भी रेडिकल उसमें उपस्थित नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आप दूसरी परखनली ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा लवण लीजिए और फिर उसमें आप सांद्र H2SO4 डालिए। सांद्र H2SO4 डालने के बाद अगर उसमें बहुत तेज़ी के साथ कोई गंध निकलती है या गंध आती है निकल के, इसका मतलब ये है कि उसमें सेकेंड बी यानी कि सांद्र H2SO4 से अपघटित होने वाले जो मूलक हैं वो उसमें कोई ना कोई उपस्थित होगा। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने बताया था, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट, इनमें कोई उपस्थित होगा। और अगर इनमें से भी कोई किसी तरह की गंध नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप बी है उसके भी यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट, इनमें से कोई मूलक उपस्थित नहीं है। उसके बाद आप देख लेंगे विशिष्ट में कि सल्फेट और फास्फेट का क्या है। तो सल्फेट और फास्फेट का जब आप करके देखेंगे, अगर वो होगा तो आपको वहाँ पर वो मिल जाएगा। इसी तरह से जब आपका एक धनायन निकल आता है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको करना है क्षारीय मूलकों का परीक्षण यानी कि धनायन का। लेकिन इनको धनायन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग शून्य से ही करनी है। तो शून्य से करने के लिए क्या करेंगे आप, शून्य से तो
आप करिए, आपको पता है ग्रुप रिएजेंट क्या होता है। आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा लवण डालिए, तनु NaOH डालिए, उसको गर्म कीजिए। अगर उसमें NH3 की गंध आती है, आप सूंघ कर देखेंगे, आपको महसूस होगी कि गंध आ रही है। अगर गंध आ रही है तो इसका मतलब यह है कि ये शून्य समूह उपस्थित है, और उपस्थित है फिर आपका उसका संपुष्टि परीक्षण कर लीजिए। यानी कि क्या करेंगे आप, कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लीजिए, तब वो उपस्थित हो जाएगा। अगर शून्य समूह नहीं है तो गंध नहीं आएगी, गंध नहीं आई तो इसका मतलब शून्य समूह एब्सेंट है। फिर आप करेंगे क्या करेंगे, फिर आपको बनाना है मूल विलयन। मूल विलयन क्या होता है, मूल विलयन होता है जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कह देते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन। यानी मूल विलयन होता है जो हमें लवण मिला है उसी का हम या तो आसुत जल में बना लें, यानी डिस्टिल वाटर में मूल विलयन बना लें, या फिर हम तनु HCl या डाइल्यूट HCl में उसका मूल विलयन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही फॉलो करना है कि हम कोशिश करें, बनाकर देखें कि उसको हम आसुत जल में बनाएं। पहले आप ठंडे में लीजिए, घोल कर देख लीजिए, हिला के देखिए अगर वो घुल रहा है, और अगर आपको प्राप्त घुल जा रहा है और आपको प्राप्त हो रहा है ट्रांसपेरेंट जैसा दिखने लगे तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब बन गया। अगर नहीं घुल रहा है तो आप कोशिश कीजिए उसको बॉयल करके देखिए। अब बॉयल कर लीजिए, अगर वो घुल गया और ट्रांसपेरेंट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका ओरिजिनल सोल्यूशन तैयार हो गया। लेकिन इसको हम थोड़ा सा अधिक मात्रा में बनाते हैं, क्योंकि इसी से हमें अगले के जो 6 ग्रुप हैं उनका परीक्षण करके देखना है। हो सकता है हमारे पास मैग्नीशियम ही हो, क्योंकि आपको पता नहीं है। अगर पता है तो आप डायरेक्ट उसका कर सकते हैं, लेकिन जो आपको दिया है वो डायरेक्ट उसका पता तो है नहीं कि हमारे पास है या नहीं है, कौन सा है, कि कौन से ग्रुप का हमारे पास मूलक उपस्थित है। तो आपको वो सभी करके देखने हैं, जिसका मिल जाएगा आपको वो पता चल जाएगा। तो इसलिए उसको अधिक मात्रा में हम मूल विलयन बना लेते हैं। अब मूल विलयन बनाने के बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे कि पहले प्रथम का देखिए ग्रुप रिएजेंट के साथ में करके। अगर वो नहीं है तो ग्रुप रिएजेंट का बड़ा किस तरह से करेंगे, जैसे मैं बता दे रहा हूँ 2 का, फिर उसी तरह से हम करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मूल विलयन ले लेंगे। अब मूल विलयन परखनली में लिया, लेकिन वो जो हमने बॉयल कर लिया है वो गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। अगर आपने बॉयल किया है तो बॉयल करने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद तब हम उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे। डाइल्यूट HCl तब डालेंगे जब हमने आसुत जल में बनाया है। अगर आपने HCl में बनाया है मूल विलयन, तब आपको डाइल्यूट HCl डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर डाइल्यूट HCl में मूल विलयन बना है तो इसका मतलब है कि आपका प्रथम समूह का टेस्ट वो नहीं देगा। फिर आपको क्या करना है, डाइल्यूट HCl में तो बना ही हुआ है, तो आप सेकेंड समूह में चले जाएंगे सीधे, है ना। सेकेंड समूह का क्या है, केवल तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस, उसको आपको प्रवाहित करना है। प्रवाहित करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें किस तरह का आपको कलर प्राप्त होता है, रंग प्राप्त होता है। फिर उसके आधार पे आप डिसाइड करेंगे कि इसमें लेड है या कॉपर होगा या फिर आर्सेनिक होगा। वो रंग आपकी बुक में दिए हुए हैं, किस तरह का रंग किसका प्राप्त होता है, उसी आधार पर उसका आप कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लीजिए। तो अगर हमने बनाया है मूल विलयन किसमें, आसुत जल में, तो आप ठंडा लीजिए एक परखनली में थोड़ा सा, और उसमें तनु HCl डालिए। अगर वो उपस्थित होगा तब आपको सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा। अगर सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है तो इसका मतलब कि उसमें प्रथम समूह उपस्थित है। अगर नहीं आया इसका मतलब उपस्थित नहीं है। फिर आप उसको मत फेंकिए, रखे रहिए उसके लिए। फिर उसमें क्या करेंगे, जो द्वितीय समूह के समूह क्रमक हैं वो देखेंगे कौन कौन से हैं, यानी तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस, तो आप वहीं पे लीजिए। HCl आप उसमें डाल चुके हैं, केवल H2S गैस प्रवाहित करनी है। H2S गैस प्रवाहित कीजिए और देखिए किस तरह का प्रेसिपिटेट आपको प्राप्त होता है। अगर प्रेसिपिटेट आपको कोई प्राप्त होता है इसका मतलब है कि द्वितीय समूह का कोई ना कोई मूलक उसमें उपस्थित होगा। और अगर किसी तरह का कुछ नहीं प्राप्त होता है इसका मतलब द्वितीय समूह का कोई रेडिकल उसमें प्रेजेंट नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप तृतीय समूह का परीक्षण करेंगे। लेकिन तृतीय समूह में H2S गैस तो है नहीं, तो या तो आप इस H2S गैस को निकालिए, जो आपने उसमें प्रवाहित कर दी है वो घुल गई है उसमें, और अगर नहीं निकाल रहे हैं तो आप फिर से थोड़ा सा मूल विलयन लीजिए और उसका ग्रुप रिएजेंट उसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको जिस तरह का जो अवक्षेप प्राप्त होता है उसी तरह से आप
अगले करते चले जाएंगे और उसका कन्फर्मेटिव टेस्ट करेंगे। क्लियर हो गया है कि आप ये समझ सकें कि हाँ, ये इस तरह से हम गुणात्मक विश्लेषण यानी अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया या अच्छा लगा है तो इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सब्सक्राइब करें ना करें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये है कि आप सीखिए। धन्यवाद।